एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है, यानी एक बार फिर नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय हो चुका है। सुशासन बाबू का राज होगा बिहार में, यह तय हो चुका है। और जिस तरीके से लैंडस्लाइड विन इसे कह सकते हैं आप, बिल्कुल जीत की सुनामी है ये। परिणाम जब आने लगे, जब रुझान दिख रहे थे शुरुआती दौर में, तो ये लग रहा था कि जीत होगी, लेकिन इस प्रचंड जीत की जो कह सकते हैं कि कयास नहीं लगाए जा रहे थे। यहां तक कि जो तमाम एग्जिट पोल थे उसमें जीत की बात तो की जा रही थी, दावा तो किया जा रहा था, लेकिन इतनी सीटों पर जीत करके एक रिकॉर्ड बनाने की बात है, ऐसा कोई भी दावा किसी भी एग्जिट पोल में नहीं किया गया। अब हम ये समझ लेते हैं कि एनडीए की इस प्रचंड जीत के पीछे वो कौन कौन से फैक्टर थे जो कि काम कर गए, और चिराग पासवान ने वो कौन सा ब्रह्मास्त्र चला दिया जिसने जेडीयू को इतनी बड़ी पार्टी बना दिया, इतनी ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी इतनी सीटों पर जीत दर्ज करके आई और चिराग पासवान खुद भी ये साबित कर पाए कि मैं ऐसे ही दावा नहीं करता कि मैं 100% स्ट्राइक रेट दूंगा। अगर मुझे और मनपसंद सीटें मिल गई होती तो 100% स्ट्राइक रेट मिल गया होता। तो आखिरकार वो ब्रह्मास्त्र क्या है और वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसने एनडीए को जीतने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, इसके बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो कई ऐसे फैक्टर रहे जिसने एनडीए की जीत की राह को प्रशस्त किया। सबसे बड़ी वजह तो खुद नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार इसलिए क्योंकि उनका जो कुशल नेतृत्व था, यहां तक कि विपक्ष भी बार बार सवाल तो खड़े करता रहा सरकार पर, लेकिन जब बात नीतीश कुमार की आती थी तो विपक्ष भी मौन हो जाता था। वो ये मानता था कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू हैं, उनकी सोच बड़ी अच्छी है, उनकी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी राजनीति करने की है, अच्छे प्रशासक हैं, अच्छे शासक हैं। लेकिन बात घूम फिर करके चूंकि विरोध करना था, तो कभी विरोध सम्राट चौधरी का हुआ, कभी विरोध विजय सिन्हा का हुआ, कभी विरोध मंगल पांडे का हुआ, कभी विरोध, मतलब जो तमाम विरोध था। यहां तक कि जन सुराज पार्टी ने भी जब विरोध किया तो सम्राट चौधरी का विरोध किया, अशोक चौधरी का विरोध किया, मंगल पांडे का विरोध किया, दिलीप जायसवाल का विरोध किया। लेकिन नाम जब नीतीश कुमार का आया तो वहां पर प्रशांत किशोर भी ये कहते दिखे कि भाई नीतीश कुमार की सोच अच्छी है, वो किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है और बढ़िया सरकार चला रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उनकी उम्र को लेकर के तमाम चीजें कही गई, उनके सेहत को लेकर के तमाम चीजें कही गई, लेकिन नीतीश कुमार एक विनर के तौर पर नजर आए, क्योंकि वो नीतीश कुमार का ही चेहरा है जिनके चेहरे पर जो आधी आबादी है, जो महिलाओं का वोट है, वो जेडीयू के फेवर में हमेशा से ही जाता हुआ नजर आया। तो कुल मिलाकर के नीतीश कुमार एक बड़े गेम चेंजर साबित हुए हैं, यानी कि नीतीश कुमार के नाम पर वोट पड़ा है खुद नीतीश कुमार की पार्टी को, और साथ ही जो तमाम घटक दल हैं उनको भी नीतीश कुमार के नेतृत्व का फायदा मिलता हुआ नजर आया। इसके बाद अगर हम बात कर लें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान का ब्रह्मास्त्र भी बहुत जबरदस्त तरीके से काम आया। वो फर्क यहीं पर दिख गया कि पिछली बार जब पिछले विधानसभा में यानी कि 2020 में जब चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर के 135 जगहों पर चुनाव लड़ते हैं, तो वहां पर जेडीयू का आंकड़ा सिमट करके 43 सीट तक पहुंच गया और बीजेपी 74 सीट के साथ बड़ी पार्टी बनकर के यहां पर उभरी। लेकिन जैसे ही चिराग पासवान एनडीए में वापसी करते हैं, चाहे वो बात हम 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो वहां पर भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला था, जेडीयू को भी, बीजेपी को भी और खुद जो एलजेपीआर है उसको भी। तो चिराग पासवान के वापसी करने से कई चीजें सुलझती चली गई और इसका फायदा, जैसे चिराग पासवान
जिस तरीके से 100% स्ट्राइक रेट की दुहाई देते रहे, हालांकि उतना तो वो अचीव नहीं कर पाए, लेकिन उसके आसपास नजर आ रहे हैं। ये उनका मलाल है कि अगर मुझे कुछ और मनपसंद सीट मिल गई होती तो शायद हम लोग 100% स्ट्राइक रेट दे पाते। लेकिन इसका मलाल उनको इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो चिराग पासवान के कारण जो बाकी जगहों पर, जैसे पिछली बार 135 सीटों पर इन्होंने अपना दिखाया था जलवा, उसी तरीके से जो तमाम सीटों पर चिराग पासवान के दबदबे वाला जो इलाका है, जो प्रभाव क्षेत्र है, वहां पर जिस तरीके से उन्होंने जाकर के नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के लिए या फिर बीजेपी के लिए या जो दूसरे घटक दल हैं, चाहे बात हम की कर लें, चाहे बात हम आरएलएम की कर लें, तो सबको इसका फायदा मिला क्योंकि चिराग पासवान का जो वोट बैंक है, जो पिछड़े तबकों का वोट बैंक है, जो महादलित का वोट बैंक है, वो चिराग पासवान के पीछे एकजुट होकर के खड़ा नजर आया और वो वोट में तब्दील होता भी नजर आया। और जिस तरीके से चिराग पासवान ने सार्वजनिक मंच पर जाकर के नीतीश कुमार के पैर छुए, बाद में नीतीश कुमार खन्ना का प्रसाद खाने के लिए चिराग पासवान के घर पर आए, तो उसे ये बात समझ में आ गई कि दोनों की जो कड़वाहट का जो दावा किया जाता था वो अब सुलझता हुआ नजर आ रहा है। और दोनों के बीच में गुप्त समझौते की भी बात की गई थी कि चिराग पासवान हर उस जगह पर अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को निर्देश देंगे जहां पर उनका प्रभाव क्षेत्र है कि आप जेडीयू के फेवर में वोट करें, और जेडीयू की तरफ से एलजेपीआर को फेवर करने की बात की गई। और इसी तरीके से जो समन्वय बना वो बहुत जबरदस्त था। चिराग पासवान इसमें एक बड़े नेता के तौर पर उभर करके सामने आए हैं। अब अगर हम तीसरे फैक्टर की बात करें तो ये फैक्टर था एनडीए के बीच में जो समन्वय दिखा, जो बीजेपी और हम बात करें जेडीयू की, तो दोनों ही दल अपने आप से ही त्याग करते हुए नजर आए, यानी कि दोनों ही संतुष्ट हो गए 101 सीट लेकर के, और बाकी के जो अपने घटक दल थे उनका भी ख्याल रखा। खासतौर से चिराग पासवान को जिस तरीके से 29 सीटें दी, उसके बाद 5-5 सीटें जिस तरीके से आरएलएम और हमको दी गई, तो उससे ये बात समझ में आ गई कि ये लोग त्याग करने के लिए भी तैयार हैं और साथ ही अपने घटक दलों का ख्याल रखने के लिए भी हर संभव कोशिश करेंगे। और आपसी समन्वय नजर आया सीट समझौते को लेकर के। शुरुआत में थोड़ी खींचतान नजर आई, लेकिन बाद के दिनों में जिस तरीके से समन्वय बना, सब अपनी अपनी सीटों को लेकर के खुश नजर आए। और अगर कहीं पर भी उनके कैंडिडेट बगावत करते हुए नजर आए तो वहां पर उन्होंने समय रहते एक्शन भी लिया। जेडीयू ने बड़े पैमाने पर अपने यहां तक कि विधायकों के खिलाफ एक्शन लिया, हमने एक्शन लिया, बीजेपी ने एक्शन लिया, और जो चिराग पासवान है उन्होंने भी अपने बागियों को बैठाने का काम किया, उनको समझाने का काम किया। कुल मिलाकर के एनडीए की तरफ से कहीं भी कोई फ्रेंडली फाइट या बागी उम्मीदवार आमने सामने आते हुए नजर नहीं आए, और इसका फायदा पूरे एनडीए को मिला। यानी कि जो समन्वय था, यहां तक कि जो साझा घोषणा पत्र जारी होता है उसमें भी सबकी रजामंदी दिखती है। और चिराग पासवान का जो बिहारी फर्स्ट का एक फॉर्मूला था उसको भी उसमें समाहित कर लिया जाता है, और हम का जो महादलितों को, दलितों को फायदा पहुंचाने का जो फॉर्मूला है उसको भी शामिल किया जाता है, कुशवाहा समाज के प्रतिनिधित्व को भी शामिल किया जाता है। साथ ही बीजेपी और जेडीयू के जो लाइंस हैं, जो लेकर के आगे जो विचारधारा है, उसका भी सम्मान किया गया इस घोषणा पत्र में। तो कुल मिलाकर के ये समन्वय बहुत बड़ा एक गेम चेंजर साबित हुआ। इसके बाद अगर हम तमाम योजनाओं की बात करें, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार है, और यहाँ पर जिस तरीके से चुनाव से पहले जिस तरीके से जो नीतीश कुमार है उन्होंने जीविका दीदियों के लिए जो खास सौगात दी और महिलाओं के लिए जो सौगात दी, और जिस तरीके से मानदेय देने की बात की, वो एक बड़ा गेम चेंजर बन करके इस इलेक्शन में सामने आया है। क्योंकि आधी आबादी के लिए जो मानदेय देने की बात की गई, हर महीने पैसा देने की बात की गई है, उन्हें वेतन देने की बात की गई, और रोजगार करने के लिए उन्हें पैसे देने की बात की गई है। तो हालांकि इस तरह के वादे तेजस्वी यादव ने भी किए, लेकिन कहते हैं कि वादों पर भरोसा किसके है, क्योंकि 10-10 हजार जिस तरीके से खाते में पहुंचा महिलाओं के, तो महिलाओं को यह बात समझ में आ गई कि भरोसा हम सुशासन बाबू पर कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 10-10 हजार रुपए अग्रिम राशि के तौर पर हमारे खाते में पहुंचा दिया है, और इन्होंने जो वादा किया है वो भी पूरा करते हुए नजर आएंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी कानून व्यवस्था की, तो
महिलाएं कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत ही सजग रहती हैं, क्योंकि उनका जो जीवन यापन है वो बहुत ज़्यादा कानून व्यवस्था पर डिपेंड करता है। जब वो घर से बाहर निकलती हैं तो खुद को सुरक्षित महसूस करना चाहती हैं। तो ये जो तमाम फैक्टर थे वो एक बड़ा काम कर गया इस बार चुनाव में। और अगर हम दूसरे फैक्टर की बात करें तो जो जंगल राज वाला मुद्दा था, जो एसआईआर वाला मुद्दा था, जो विपक्ष ने उठाया, वो बैकफायर करता हुआ नजर आया विपक्ष के लिए। क्योंकि एसआईआर का मुद्दा उठा तो लिया, वोट चोरी की बात करते तो नजर आए, लेकिन उस पर भारी पड़ गया जंगल राज का मुद्दा। जिस तरीके से जंगल राज की बात की गई और जिस तरीके से खासतौर से पीएम मोदी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया, अमित शाह ने मुद्दा बनाया और ये एक स्ट्रैटेजी बना ली थी कि जंगल राज, जहां भी हम भाषण देंगे वहां पर जंगल राज का उल्लेख जरूर करना है, लोगों को याद दिलाना है कि जो 15 साल रहे लालू यादव का जो राज रहा, राबड़ी देवी का राज रहा, उस दौरान किस तरीके से कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया था, जंगल राज कायम था, बदमाशों का दबदबा था, अपहरण एक तरीके से उद्योग धंधा बन गया था। तो इन सब को याद करवाया गया और जब याद लोगों को दिलाया गया तो साथ ही साथ ये कहा गया कि क्या आप जंगल राज को वोट देंगे या फिर सुशासन की सरकार लाना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा बन गया और इसकी काट कहीं भी जो महागठबंधन है उसके पास नजर नहीं आई। वो बार बार महाजंगल राज का आलाप तो कहते रहे, राग अलापते रहे, लेकिन उसका जो असर है वो मतदाताओं पर दिखा नहीं। मतदाता जो पुराने जमाने के थे, जो जिनकी उम्र 40-50 साल से ऊपर हो चुकी है, वो उस जंगल राज को देख चुके थे, इसीलिए वो जो याददाश्त वापस लौटाई गई उससे एक बड़ा फर्क होता हुआ नजर आया। तो कुल मिलाकर के ये जो तमाम चीजें थी, इसके अलावा भी कई मामले रहे। जिस तरीके से पीएम मोदी ने जिस तरीके से सभाएं की, योगी आदित्यनाथ ने जनसभाएं की, मोहन यादव ने जनसभाएं की, जिस तरीके से चिराग पासवान सभा करते हुए नजर आए, और साथ ही केंद्र के बहुत वरिष्ठ नेता लोग थे, उन्होंने जिस तरीके से मुद्दों को साधने की कोशिश की। तो ये कुल मिलाकर के ये तमाम वो चीजें थी जो एनडीए की जीत में एक बड़ी भूमिका अदा कर गई। और ये जो रणनीति थी उसने एक बड़ा वो काम किया, कहते हैं कि गेम चेंजर का काम किया, और उसके कारण अब हाल ये है कि एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।